D block of periodic table contains, लिखे, D block of periodic table contains elements of groups 3 to 12, elements of groups 3 to 12 in which d orbitals are progressively filled, in which d orbitals are progressively filled in each of the 4 long periods, in each of the 4 long periods. बेटा इस सेंटेंस में हमारे लिए पहली इंपॉर्टेंट फोकस पोजीशन है कि डी ब्लॉक ग्रुप 3 से 12 तक आता है, 13 ऑनवर्ड पी ब्लॉक है, फर्स्ट और सेकंड अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल है, तो डी ब्लॉक मिडल को बिलोंग करता है। सेकंड है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट पीरियड स्मॉलेस्ट पीरियड है, 2 ही एलिमेंट होते हैं, सेकंड और थर्ड पीरियड जो है वो स्मॉल पीरियड्स ही हैं, शॉर्ट पीरियड्स हैं, और आपके पास 4, 5, 6, 7 लॉन्ग पीरियड्स हैं। ओल्डर टाइम से हम जानते हैं कि 7th पीरियड इनकम्प्लीट पीरियड है, टिल डेट वी बिलीव अभी 1 या 2 एलिमेंट बाकी हैं, तो वो इनकम्प्लीट है। तो बेसिकली ये 4 लॉन्ग पीरियड्स 4th, 5th, 6th, 7th को बिलोंग करते हैं। जो कुछ एलिमेंट अभी डिस्कवर होने बाकी हैं, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आनी बाकी है, वो पी ब्लॉक में है। तो डी ब्लॉक में चारों सीरीज कंप्लीट हैं, 3D, 4D, 5D और 6D। तो ये एलिमेंट्स 4 लॉन्ग पीरियड्स को बिलोंग करते हैं। लिखिए आगे, these elements do not have monotonous filling of electrons, monotonous filling of electrons as they have exceptional configurations due to half-filled and fully filled n-1d orbitals. तो बेटा हमने कहा कि यहां पर इलेक्ट्रॉन फिलिंग पी ब्लॉक की तरह मोनोटोनस नहीं है, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7। यहाँ D1, 2, 3, 4 नहीं आता, 1, 2, 3, 5 आ जाता है, फिर 6, 7, 8, 9 नहीं आता, 10 आ जाता है। तो यहाँ पर प्रोग्रेसिवली डी ऑर्बिटल्स फिल जरूर होती हैं, लेकिन पैटर्न जो है वो उस रेगुलरिटी में नहीं होता जैसा पी सबशेल में, पी ब्लॉक में होता है। लिखिए आगे, F block consists of elements in which 4f and 5f orbitals are progressively filled they belong to third group
and are placed in a separate panel and are placed in a separate panel at the bottom of periodic table. At the bottom of periodic table. बेटा मैंने प्रोग्रेसिवली फिल्ड दोनों पार्ट्स में इसलिए ऐड किया क्योंकि एनसीईआरटी लिखती है। तो आजकल ट्रेंड देखा गया है एग्जाम्स में, जेई में भी और नीट में भी एनसीईआरटी का वर्ड डाल देते हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि इसमें तो इरेगुलरिटी है, प्रोग्रेसिवली क्यों कह रहे हैं। इसलिए मैंने नोट्स में ऐड करवा दिया, प्रोग्रेसिवली इज रेगुलरली फिल्ड, वैसे ही है, कुछ बड़ा टर्म नहीं है। एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स 5F और 4F में है, और डी ब्लॉक जो है वो चारों लॉन्ग पीरियड्स 3D, 4D, 5D, 6D, दैट इज 4th, 5th, 6th एंड 7th में आता है। एफ ब्लॉक के सभी एलिमेंट्स थर्ड पीरियड ग्रुप को बिलोंग करते हैं। पीरियोडिक टेबल मैनेजेबल रहे इसलिए उसे बाहर निकाल के बॉटम में पैनल में लिखा जाता है, राइट। नेक्स्ट लिखिए, द नेम्स ट्रांजिशन मेटल्स एंड इनर ट्रांजिशन मेटल्स, द नेम्स ट्रांजिशन मेटल्स एंड इनर ट्रांजिशन मेटल्स are often used to refer to the elements of D and F block respectively. तो बेटा डी ब्लॉक को ट्रांजिशन मेटल कहते हैं, एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन कहते हैं। ट्रांजिशन एक सिग्निफिकेंट टर्म थी, इनर ट्रांजिशन क्योंकि उसके अंदर से निकाल के बाहर रखा है इसलिए इनर ट्रांजिशन कहते हैं। एफ ब्लॉक की बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज नहीं है, इट वुड टेक हार्डली 45 मिनट्स और 30 मिनट्स टू कंप्लीट एफ ब्लॉक। एलिमेंट्स के नाम ही जानने हैं, सिर्फ गिनी चुनी 4-5 प्रॉपर्टीज है। मेन फोकस चैप्टर में डी ब्लॉक है। ट्रांजिशन मेटल्स डी ब्लॉक को सबसे पहली बार कहा गया जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया गया, क्योंकि प्रॉपर्टीज शो ट्रांजिशन फ्रॉम एस ब्लॉक टू पी ब्लॉक। इनर ट्रांजिशन एफ ब्लॉक को इसलिए कहा क्योंकि डी और एफ के बीच का हिस्सा है वो, उन्हें बाहर निकाल के एक अलग पैनल में प्लेस किया गया। नेक्स्ट लिखिए, ओरिजिनली द नेम ट्रांजिशन मेटल्स वाज डिराइव्ड, ओरिजिनली the name transition metals was derived from the fact that their chemical properties were transitional, that their chemical properties were transitional between those of S block and P block. हमने कहा जब पहली बार इन्हें नाम ट्रांजिशन मेटल दिया गया तो उसकी वजह थी कि इनकी प्रॉपर्टीज एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में ट्रांजिशन शो करती थी। रेडियस एस ब्लॉक से छोटा, पी ब्लॉक से बड़ा। मेटालिक कैरेक्टर एस ब्लॉक से छोटा, पी ब्लॉक से बड़ा। आयनाइजेशन एनर्जी एस ब्लॉक से ज्यादा, पी ब्लॉक से कम। इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट फर्स्ट टाइम इन्हें नाम दिया गया। लिखिए आगे। हाँ जी भाविश बोलिए। सर इसकी प्लेसमेंट भी इसी की वजह से हुई थी? इसकी प्लेसमेंट तो ऑफ-बो प्रिंसिपल की वजह से है। 4S के बाद 3D फिल होता है,
3D के बाद 4P फिल होता है, तो D इज फिल्ड बिटवीन S एंड P, इसलिए उसको बीच में रखा गया। लिखिए, नाउ अकॉर्डिंग टू IUPAC, transition metals are defined as the metals. Transition metals are defined as metals which have incomplete D subshell, either in neutral atom or in their ions, तो हमने कहा IUPAC ने इनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हुए एक टर्म कॉइन कर दी कि ट्रांजिशन मेटल उसे कहेंगे जिसके पास इनकम्प्लीट डी सबशेल है, चाहे वो ग्राउंड स्टेट में हो चाहे आयनिक स्टेट में हो। अब इनकम्प्लीट डी सबशेल होगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो पैरामैग्नेटिक और कलर भी आएगा, और इनकी N-1D और NS का एनर्जी डिफरेंस छोटा है, इसलिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी होगी। लिखिए आगे, they must have paramagnetic character, colored ions and variable oxidation state. They must have paramagnetic character, colored ions and variable oxidation state. ये जो स्टेटमेंट यहां लिखवाई है, ये असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट? तो जहां पर ट्रांजिशन मेटल कहा जाए या सूडो ट्रांजिशन मेटल कहा जाए, वहां ऐसी कोई रेफरेंस आ रही होगी, क्योंकि IUPAC ने ट्रांजिशन मेटल उस मेटल को टैग कर दिया जिसके पास अनपेयर्ड या इनकम्प्लीट डी सबशेल है। लिखिए आगे, जिंक, कैडमियम एंड मर्करी ऑफ ग्रुप 12, zinc, cadmium and mercury of group 12 have fully filled D10 configuration, D10 configurations in their ground state, as well as in their common oxidation states. Hence they are not regarded as transition metals. ब्रैकेट्स में लिखा है सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो अगर कोई आपसे पूछता है सूडो ट्रांजिशन मेटल या सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से हैं, तो वो जिंक, कैडमियम और मरकरी हैं, जिनके पास फुली फिल्ड D10 कॉन्फ़िगरेशन है। ये ग्राउंड स्टेट में भी फुली फिल्ड D10 है और आयनिक स्टेट में भी फुली फिल्ड D10 है, लेकिन फिर भी हम ट्रांजिशन मेटल के साथ पढ़ते हैं क्योंकि डी सबशेल तो है ही है। लिखिए आगे, however being the end members
being the end members of 3D, 4D and 5D transition series, 3D, 4D and 5D transition series respectively, their chemistry is studied along with the chemistry of transition metals, along with the chemistry of transition metals. तो बेटा हमने अभी तक यहां से क्या सीखा? आज हमने अभी क्या किया है, एक डी ब्लॉक की इंट्रोडक्शन की। हमने कहा जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम डी एंड एफ ब्लॉक है। उसमें टर्म्स इंपॉर्टेंट आएंगी, ट्रांजिशन क्या होता है और सूडो ट्रांजिशन क्या होता है, ट्रांजिशन क्या होता है, इनर ट्रांजिशन क्या होता है, लॉन्ग ग्रुप पीरियड्स कौन से हैं, और इन एलिमेंट्स को पीरियड वाइज पढ़ा जाता है, सीरीज वाइज, ग्रुप वाइज नहीं पढ़ा जाता। पी ब्लॉक पढ़ते हैं ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, लेकिन सीरीज पढ़ते हैं 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज। और हमारे लिए एक ही सीरीज वैल्यूएबल है, वो है 3D सीरीज, जिस पर क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, राइट। लेकिन हम उसे ग्रुप वाइज भी याद करेंगे ताकि 3-3 एलिमेंट याद हो जाएं, और अगर कोई कैटलिस्ट पे काम आ जाए, कुछ और आ जाए, कोई नाम पता हो कि अच्छा इसकी प्रॉपर्टी इससे सिमिलर हो सकती है, सर्टेन प्रॉपर्टीज विल शो सिमिलैरिटीज। तो ये हमारे पास 3 सीरीज हैं, 3D, 4D, 5D। मैं एक बार नाम पढ़ रहा हूं इनके। 3D सीरीज इज स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। 4D सीरीज है येट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर एंड कैडमियम। 5D सीरीज है लैंथेनम, हाफनियम, टैंटलम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड एंड मरकरी। हमने इसमें क्या किया है, ग्रुप वाइज कुछ क्लासिफिकेशन की। हमने कहा फर्स्ट ग्रुप में स्कैंडियम, येट्रियम, लैंथेनम है, जिसमें तीनों एलिमेंट की +3 फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये पूरा डी ब्लॉक वेरिएबल ऑक्सीडेशन के लिए जाना जाता है, एक्सेप्ट ग्रुप 3 एंड ग्रुप 12। सेकंड में मैंने जिरकोनियम और हाफनियम को मिक्स किया, और मैंने कहा इन दोनों का सिमिलर साइज है जिसके लिए जाने जाते हैं। उसके लिए एक पॉपुलर स्टेटमेंट यूज होती है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो हम यहाँ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन स्टडी करेंगे। वेनेडियम, नायोबियम, टैंटलम लीस्ट कंसर्न्ड मेटल्स हैं जिस पर रेयरली प्रॉपर्टीज पूछी जाती है। वेनेडियम पे थोड़ी आ जाती है क्योंकि V2O5 एक पॉपुलर कैटलिस्ट है। क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, ये तीनों एलिमेंट अपनी अपनी सीरीज के हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट शो करते हैं। तो 3D सीरीज का हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट क्रोमियम, 4D का हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट मॉलिब्डेनम, 5D का हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन। डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है, इसलिए टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट पूरे पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट है। बीच में मैंने रेड से सर्कल करके मैन मेड लिखा है TC को। इस पूरे 30 एलिमेंट में अकेला सिंथेटिक एलिमेंट टेक्नीशियम है, राइट। रेस्ट ऑल आर नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स। फिर आयरन, रुथेनियम, ऑस्मियम है। इसमें +8 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए 2 एलिमेंट है, रुथेनियम और ऑस्मियम। आयरन की भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। +2 और +3 तो सारे ही जानते हैं। हम इस चैप्टर में +6 भी उसकी पढ़ेंगे, फेरेट्स में देखने को मिलती है। कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम में आपके लिए रोडियम पॉलिश आज बहुत सारी ज्वेलरी पे यूज होती है, व्हाइट कलर। इरिडियम अपनी डेंसिटी के लिए जाना जाता है। ओल्डर बुक्स में ओल्डर क्वेश्चन जो होंगे उसमें ऑस्मियम
हाईएस्ट डेंसिटी इन पीरियोडिक टेबल, लेकिन जो लेटेस्ट वर्जन है वो इरिडियम। ऑस्मियम और इरिडियम में बड़ा छोटा सा डिफरेंस है। ऑस्मियम की डेंसिटी 22.59 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है और इरिडियम की 22.61 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ट्रांजिशन मेटल की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। अल्कली मेटल जहां लेस देन 1 है, ये शुरू ही 5 से होते हैं। स्कैंडियम लाइटेस्ट मेटल है, बट स्टिल it is 5 times denser in comparison to that of alkali metals. तो निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम तो बहुत बार पढ़ चुके हो। जब भी कैटालिटिक रिडक्शन ऑर्गेनिक में लिखते हो तो निकल स्लैश हाइड्रोजन, पैलेडियम स्लैश हाइड्रोजन लिखते हो। आप सरफेस केमिस्ट्री पढ़ते हो, इन तीनों मेटल के पास केमीज ऑप्शन है जो ये हाइड्रोजन के साथ करते हैं। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड वन ऑफ द लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं। ये कॉइनेज मेटल्स के नाम से जाने जाते हैं। जिंक, कैडमियम, मरकरी आप ऊपर लिख चुके हो। नीचे मैंने एक लाइन सी लगाकर एलिमेंट इकट्ठे किए। ये वन ऑफ द लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं। इन्हें कलेक्टिवली प्लैटिनम मेटल्स कह दिया जाता है ड्यू टू देयर पुअर रिएक्टिविटी। नोट कीजिए, ये इस ढंग से इसलिए बनाया ताकि आप थोड़ा याद रख पाए, है ना। आप रोज इसको 3-4 दिन खोलोगे तो आपको 10, 12, 15 मेटल तो याद हो ही जाएंगे, ये इसके नीचे, ये इसके नीचे। हाँ जी आरोज। सर W है ना टंगस्टन? बिल्कुल। ओके सर। हाँ जी कुंवर बोलिए। सर आयरन, Ru और ऑस्मियम में क्या सिमिलैरिटी है? बेटा एक तो सेम ही ग्रुप के हैं। सिमिलैरिटी ये है कि आपके कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट और कंपाउंड जो सिमिलर टाइप बनाते हैं। अनपेड इलेक्ट्रॉन जो ग्रुप वाइज तो हम उसीलिए लिखते हैं ना उन्हें। ओके सर। देखो सिमिलैरिटी तो सबसे पहली उनकी अपनी कॉन्फ़िगरेशन ही होती है, इसलिए वो सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं। हमने ग्रुप वाइज इसलिए पढ़ने हैं ताकि कुछ प्रॉपर्टीज हम रिलेट कर पाए, कुछ एलिमेंट्स के नाम याद रख पाए। सबसे बड़ा चैलेंज डी एंड एफ ब्लॉक में एलिमेंट के नाम याद करना है, राइट। उनको सीरीज में याद करना, उनके एटॉमिक नंबर याद करना, क्योंकि इन मेटल्स को हम बहुत ज्यादा यूज नहीं करते। हमारे पास एस ब्लॉक, पी ब्लॉक वाइडली यूज होते हैं, कभी किसी चैप्टर में आ जाते हैं, कभी किसी चैप्टर में आ जाते हैं। और पिछले 2-3 साल से ट्रेंड देखा गया एंट्रेंस का, वो नाम ही डाल देते हैं उठा के, कभी कॉन्फ़िगरेशन, कभी सिंबल, कभी
आयनिक शेयर, इसलिए लिखवाया सिर्फ। ओके सर। हाँ जी अंश बोलिए। गुड इवनिंग बेटा। सर मैग्नीशियम नीचे क्या लिखा हुआ है? टेक्नीशियम टीसी मैन मेड, MAN ऊपर लिखा है, मेड नीचे लिखा है। ओके सर, मैन मेड एलिमेंट टेक्नीशियम, ओके सर, थैंक यू सर। the only radioactive in these three series. यशराज बीच में तेरी भी झलक दिखी थी, हल्का सा वीडियो ऑन हुआ था फिर बंद करके बैठ गया। बड़े दिनों बाद लगा था मुझे आज वीडियो तेरा भी ऑन होगा काके। सर वो पर्पसली नहीं करा था, गलती से ऑन हो गया। तो कर लेता ना भाई, कृतार्थ हो जाती क्लास। सर चेक कर रहा था, जस्ट मैं कर लूंगा बाद में। चल ठीक है, तूने प्रॉमिस किया था मुझे क्लास के लास्ट के 15 मिनट ऑन रखा करूंगा। अच्छा, वो भूल पिछले जाता हूँ साल सब। किया था ना, वो भूल गया। अच्छा अच्छा, नहीं इस साल भी किया था तूने कि लास्ट के 15 मिनट ऑन रखा करूंगा। याद नहीं। जब मैंने याद कराया था तो पिछले साल कैसी शक्लें बनाता था, चश्मा लगाता था, फिर टोपी पहनता था। मीर ने तो दाढ़ी परमानेंटली रख ली छोटी सी, कहता ठीक है स्टाइल है बढ़िया है। हाँ चले अगले पेज पे, हो गया। सर एक सेकंड। ओके हाँ जी आर्यन बोलो। सर जो ऑस्मियम है वो ग्राम मीटर क्यूब है कि ग्राम सेंटीमीटर क्यूब ही आना चाहिए? सेंटीमीटर क्यूब ही है, गलती से लिखा हुआ है। थैंक्स फॉर करेक्शन। थम्स अप दिखा दिया करो ताकि चलें आगे। हाँ जी रमन दी बोलिए। तो जो हमारे पास 5D है उनके स्टार्टिंग वाले दो एलिमेंट कौन से हैं ये? लेंथेनम एंड हाफनियम, इनके नीचे एटॉमिक नंबर इंटेंशनली लिखा है क्योंकि जनरली एक सीरीज में एटॉमिक नंबर कॉन्टिन्यूटी में आता है, यहाँ एटॉमिक नंबर कॉन्टिन्यूटी में नहीं है। लेंथेनम 57 है और हाफनियम 72 है। ओके सर। चले चलिए फर्स्ट प्रॉपर्टी ले रहे हैं एटॉमिक रेडियस। लिखिए इन केस ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, हाँ जी भविष बोलो। सो मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, उसके बाद यही है ना? हाँ जी फर्स्ट प्रॉपर्टी यही है। ओके सर। In case of transition metals, trend of atomic radius is irregular. It first decreases, then becomes constant, and towards the end it increases. Towards the end it increases. ट्रांजिशन मेटल्स में एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड इरेगुलर है, ये पहले डिक्रीज होता है फिर कांस्टेंट हो जाता है, टुवर्ड्स द एंड ये इंक्रीज हो जाता है। लिखिए inner d orbitals are filled, inner d orbitals are filled after filling of outer s orbitals, after filling of outer s orbitals,
So increase in screening is balanced by increase in nuclear force of attraction. Increase in screening is balanced by increase in nuclear force of attraction when pairing of electrons begins. When pairing of electrons begin. Hence atomic radius becomes constant. Hence atomic radius becomes constant. हमने कहा हमारे पास जो डी ब्लॉक एलिमेंट हैं, ट्रांजिशन मेटल हैं, इनमें आउटर एस ऑर्बिटल पहले भर जाती है और इनर ऑर्बिटल बाद में भरती है. तो जब तक इनर ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होती है तब तक पुअर स्क्रीनिंग के कारण रेडियस डिक्रीज होता है. सो रेडियस रेगुलरली डिक्रीजेस. आउटर एस में पहले से इलेक्ट्रॉन पड़ा है, सेंट्रल एटम में इनर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा है, तो उसकी वजह से कुछ चेंज देखने को मिल रहा है. लेफ्ट साइड पे ग्राफ्स बने हैं. यहाँ रेडियस रेगुलरली डिक्रीज हो रहा है लगभग मिडल तक. उसके बाद रेडियस जो है वो कांस्टेंट हो जा रहा है. 3D सीरीज के एलिमेंट्स के मैंने सिंबल भी लिखे हैं यहाँ, Mn, Fe, Co, Ni एंड Cu. तो मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर का रेडियस लगभग एक समान होता है. हमने कहा जब पेयरिंग स्टार्ट होती है तो उस स्टेज पर क्या होता है, इस इलेक्ट्रॉन ने इसे रिपेल करना है. सो देयर इज इंक्रीज इन स्क्रीनिंग. इसी टाइम पीरियड पे यहां पर एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ता है. सो देयर इज इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव. ये जेड इफेक्टिव का इंक्रीज और स्क्रीनिंग का इंक्रीज एक बराबर हो जाता है, इसलिए आपके पास रेडियस लगभग एक जैसा हो जाता है. तो हम कहते हैं द मिडल ऑफ सीरीज रेडियस इज नियरली कांस्टेंट. राइट, नेक्स्ट लिखिए. टुवर्ड्स द एंड all inner d orbitals are fully filled. So screening dominates. And radius increases. Towards the end, all inner d orbitals are fully filled. So screening dominates and radius increases. तो हमने कहा ट्रांजिशन मेटल में टुवर्ड्स द एंड तीनों सीरीज में क्या देख रहे हैं हम, 3D में, 4D में, 5D में रेडियस टुवर्ड्स द एंड इंक्रीज हो रहा है. जिंक, कैडमियम, मरकरी रेडियस इंक्रीजेस. राइट, क्यों? क्योंकि अंदर वाली सारी ऑर्बिटल्स फुली फिल्ड हो जा रही हैं, तो रिपल्शन पैरामीटर इंक्रीज हो जा रहा है. क्लियर हो गया? ये सीरीज की बात करेंगे. सो ट्रांजिशन मेटल में 3D, 4D, 5D इंडिविजुअल सीरीज की बात कर रहे हैं. तो रेडियस पहले डिक्रीज होता है, फिर कांस्टेंट होता है, टुवर्ड्स द एंड इंक्रीज हो जाता है. इसकी वजह है इंक्रीज इन स्क्रीनिंग इज बैलेंस्ड बाय इंक्रीज इन न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड टुवर्ड्स द एंड इंक्रीज इन स्क्रीनिंग डोमिनेट्स. अब हम डाउन द ग्रुप चलेंगे, 3D से 4D, 4D से 5D. लिखिए, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, radius increases from 3D to 4D.
but atomic radius of most of the 5D elements is equal to 4D due to lengthenoid contraction. Due to lengthenoid contraction. Lengthenoid contraction is the sharp decrease in atomic radius lengthened contraction is the sharp decrease in atomic radius from lanthanum to hafnium due to filling of (14) electrons in 4f orbitals. Which have very poor screening. Which have very poor screening. राइट तो हमने कहा हमारे पास 3D सीरीज 4D 5D स्कैंडियम येट्रियम लैंथनम टाइटेनियम जिरकोनियम हाफनियम तो स्कैंडियम से टाइटेनियम एक का चेंज है येट्रियम से जिरकोनियम एक का चेंज है लैंथनम से हाफनियम जो है वो 14 का चेंज है तो वो जो चेंज है वो क्यों आया है क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन हमने 4f ऑर्बिटल में फिल किए हैं जिसकी वजह से हमारे पास एटॉमिक रेडियस शार्पली डिक्रीज हो गया ये लैंथेनॉइड का पहला एलिमेंट होता है सीरियम सिंबल है Ce और लास्ट एलिमेंट है लुटेशियम सिंबल इज Lu तो हमें पूछा जाता है स्कैंडियम येट्रियम लैंथनम में रेडियस का ऑर्डर तो ये आपके पास रेगुलरली इंक्रीज हो रहा है लेकिन अगर पूछे जिरकोनियम और हाफनियम में तो वो एक बराबर है क्योंकि उसमें लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है ड्रॉ कीजिए
हाँ जी कुंवर बोलिए। सर जो राइट वाली फिगर है वो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो। मैंने कहा हमारे पास आउटर एस इलेक्ट्रॉन को पहले से भरा जा चुका है। जब सक्सेसिव एलिमेंट फिल कर रहे हो तो वो इनर डी ऑर्बिटल में जा रहे हैं। इनर डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल होने के कारण वहां पर उसकी स्क्रीनिंग और उसकी रिपल्शन दोनों के पैरामीटर्स हमें चेक करने पड़े। तो हमारे पास अंदर की तरफ पेयरिंग होने के कारण इनिशियली अनपेयर्ड है, तो स्क्रीनिंग ज्यादा से इंक्रीज नहीं हुई। डी ऑर्बिटल है, स्क्रीनिंग पुअर होती है, रेडियस डिक्रीज हो गया। जब हाफवे पहुंच गए और पेयरिंग स्टार्ट हो गई तो इंक्रीज इन स्क्रीनिंग इज बैलेंस्ड बाय इंक्रीज इन न्यूक्लियर फोर्स। यहाँ एक वर्ड मेरा ध्यान देना, मैंने इंक्रीज इन स्क्रीनिंग बोला, स्क्रीनिंग नहीं बोला। जेड इफेक्टिव और सिग्मा बराबर नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद जो स्क्रीनिंग में चेंज आ रहा है और जो जेड इफेक्टिव में चेंज आ रहा है वो बराबर हो जा रहा है। तो उस स्टेज पर हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बैलेंस होने के कारण रेडियस बराबर हो जा रहा है, राइट। इसलिए हमारे पास यहाँ पर जेड इफेक्टिव बराबर हो जाने की वजह से न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम हो जाती है। ओके सर। हाँ जी। नेक्स्ट लिखिए। हो गया, चले नेक्स्ट। लिखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट। हाँ जी रमनदीप बोलिए। तो जो हमने पीछे लिखा था उधर 4 14 लिखा था, वो मतलब जिस अरेंजमेंट में लिखा था उसको कैसे रीड करना है? वो लिखा था कि लेंथेनम से हाफनियम 14 का गैप है, वो 4f14 है, जहां पर फर्स्ट एलिमेंट सीरियम है और लास्ट एलिमेंट लुटेशियम है। तो जो 14 इलेक्ट्रॉन 4f में फिल किए हैं वो इन 4f सीरीज के एलिमेंट्स में फिल किए हैं, जहां फर्स्ट एलिमेंट सीरियम और लास्ट एलिमेंट लुटेशियम, ऐसे। ओके सर। बेटा हम कह रहे थे कि मेल्टिंग पॉइंट के नाम से, मेटल के नाम से रादर, जब तक केमिस्ट्री हमने इन डिटेल नहीं पढ़ी होती तब तक एक लेमैन को भी मेटल डी ब्लॉक ही पता होता है। अगर एक आम आदमी से पूछे मेटल क्या है तो कहेगा लोहा, चांदी, सोना, राइट। दीज आर द मेटल फॉर अ लेमैन। सो डेफिनेटली ट्रांजिशन मेटल वो हैं जो मेटेलिक कैरेक्टर के लिए जाने जाते हैं। टेक्निकली मेटेलिक कैरेक्टर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है जिसमें एस ब्लॉक डोमिनेट करता है, बट एक लेमैन के लिए आपके पास ट्रांजिशन मेटल वाला मेटल ही मेटल होता है। ये सभी मेटल अपने हाई मेल्टिंग पॉइंट के लिए जाने जाते हैं, इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज होते हैं, इलेक्ट्रिकल वायर्स में यूज होते हैं।
अगर इनका मेल्टिंग पॉइंट कम हो तो कैसे यूज करेंगे? तो ये मेटल्स अपने हाई मेल्टिंग पॉइंट के लिए जाने जाते हैं। हमने यहाँ पर उस हाई मेल्टिंग पॉइंट को रीजन देना है कि ऐसा क्यों है। लिखिए, ट्रांजिशन मेटल्स, ब्रैकेट में लिखा है with the exception of zinc, cadmium and mercury, transition metals with the exception of zinc, cadmium and mercury are very hard and have low volatility. Very hard and have low volatility. Their melting and boiling points are high. Their melting and boiling points are high. बेटा मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा तो वॉलेटिलिटी तो पुअर होनी ही होनी है ना। ये तो सिर्फ टेक्निकली आप ये टर्म्स आपस में रिलेट करें इसलिए लिखी है हमने। द मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ दीज मेटल्स आर एट्रीब्यूटेड टू द हाई मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ दीज मेटल्स आर एट्रीब्यूटेड टू द involvement of greater number of electrons from n-1d to the ns electrons n-1d in addition to the ns electrons in interatomic metallic bonding. In interatomic metallic bonding. बेटा मेटालिक बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? मेटालिक बॉन्डिंग आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन सी मॉडल से समझी जाती है। आप जानते हैं उसमें साइज ऑफ कर्नल और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन मैटर करते हैं। तो वैलेंस शेल तो NS ही कहलाएगा, n-1d तो वैलेंस नहीं हो सकता, वो तो पेनल्टीमेट शेल है। तो हमने कहा यहाँ पर एनर्जी डिफरेंस छोटा होने के कारण इनके मेल्टिंग पॉइंट में आउटर एस के इलेक्ट्रॉन तो है ही हैं, n-1d के इलेक्ट्रॉन भी एडिशनली पार्टिसिपेट करते हैं, जिस कारण जो मेटालिक बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गर हो जाता है। एक बार रीअफर्म करने के लिए कि मेटालिक बॉन्ड कैसे फेवर होता है, मैंने नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखी है। लेकिन जो अभी स्टेटमेंट आपने लिखी है उसमें हमने क्या लिखना चाहा कि इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा इसलिए है क्योंकि इनकी इंटर एटॉमिक मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है। अब इंटर एटॉमिक मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग क्यों है? इस बॉन्डिंग में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं। वैलेंस शेल का मतलब NS है, लेकिन यहाँ पर n-1d के इलेक्ट्रॉन भी इन्फ्लुएंस करते हैं, इसलिए आपके पास मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लिखे। हाँ जी भविष। इसका रीजन क्या है कि वो भी लो एनर्जी डिफरेंस। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन n-1d and NS is very small. लिखिए, according to metallic bonding, bond strength is favored by small size of kernels and higher number of
valence shell electrons and higher number of valence shell electrons. हमने कहा मेटेलिक बॉन्डिंग में बॉन्ड स्ट्रेंथ को फेवर कौन करता है? स्मॉल साइज ऑफ कर्नल एंड हायर नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा कहां से हुआ? n-1d और ns। बेटा डी ब्लॉक में हमने जो एलिमेंट लिखे अभी, रुथेनियम की ऑक्सीडेशन नंबर +8, मैंगनीज की +7 आप जानते ही हो। तो n-1d और ns दोनों इकट्ठे कंबाइन करके काम करते हैं। तो वैलेंस शेल में टेक्निकली वैलेंस शेल नहीं है, n-1d और ns दोनों है। इसलिए इन मेटल्स में मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ को फेवर करते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन n-1d। लिखे आगे, इन एनी रो melting point of these metals rise to a maximum at D5 or group 6, except for anomalous character of manganese and technetium, due to their lattice structure. Thereafter it falls regularly. Thereafter it falls regularly as atomic number increases. They have high enthalpies of atomization. They have high enthalpies of atomization. बेटा हमने कहा ट्रांजिशन मेटल्स में हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है कि मेल्टिंग पॉइंट हायर क्यों है? क्योंकि जिसको एटम बनाने के लिए फ्री स्टेट में जाने के लिए जितनी ज्यादा हीट चाहिएगी उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। हमने कहा इनकी लैटिस स्ट्रक्चर मैंगनीज और टेक्नीशियम का एक्सेप्शनली पुअर है, जिसके कारण इनका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। आप जानते ही हैं पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में जब भी आप मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो मैंने हमेशा से ये कहा कि मेल्टिंग पॉइंट का मतलब सॉलिड का लैटिस अरेंजमेंट है। बॉइलिंग पॉइंट आप कहीं ना कहीं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, डायपोल डायपोल, इन पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट का मतलब सॉलिड में किस फॉर्म में एलिमेंट आ गया। अब जिस फॉर्म में वो आ गया वो उस फॉर्म में आ गया। सो हमारे पास जो है मेल्टिंग पॉइंट रेगुलरली इंक्रीज हो रहा है, क्रोमियम तक फिर डिक्रीज हो रहा है, मॉलिब्डेनम तक फिर डिक्रीज हो रहा है, टंगस्टन तक फिर डिक्रीज हो रहा है। टेक्नीशियम और मैंगनीज में एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी है कि वहां पे एक डिप आ रहा है। रीजन, उनका मेल्टिंग पॉइंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पुअर है ड्यू टू देयर पुअर लैटिस। अब इसमें हम ये नहीं बोल सकते कि ये लैटिस ऐसे ही क्यों हुआ, अब ये तो नेचर में बन गया ऐसे ही, तो बन गया इसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया। नोट कीजिए, आपने जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का ग्राफ है
इसमें जो ये एनर्जी वैल्यूज दिए नहीं लिखनी है, ये तो वैसे ही कहीं से उठाया था मैंने, उन्होंने दिया, हमें स्केल की जरूरत नहीं होती है। ये लेफ्ट वाला नोट कर ले फिर। हाँ जी, लेफ्ट वाले भी नोट करना है, राइट वाले भी करना है, लेकिन राइट वाले में आपने एनर्जी की वैल्यू स्केलिंग नहीं करनी है। ठीक है सर। चले नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नहीं सर। हाँ जी कुंवर। सर हमें ये ग्राफ्स बनाने होंगे एग्जाम्स में? नहीं, तो वेरिएशन को ध्यान रखने के लिए, इसमें जरूरी नहीं है कि ये ऊपर नीचे जितना दे रहा है उतना सब करना है। मैंने कहा आपको ये ध्यान रखना है कि क्रोमियम फैमिली तक बढ़ेगा, फिर डिक्रीज होगा। अगर आप 5D की बात करोगे तो रेगुलरली बढ़ रहा है, रेगुलरली डिक्रीज हो रहा है। 3D और 4D में मैंगनीज और टेक्नीशियम पे एकदम से डिप आता है, बस इतना ध्यान रखना है। ओके सर।
लिखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, आयनाइजेशन एनर्जी। There is an increase in ionization enthalpy. There is an increase in ionization enthalpy along each series of transition elements. Along each series of transition elements from left to right due to an increase in nuclear charge. Due to an increase in nuclear charge, which accompanies the filling of inner d orbitals. Values of successive enthalpies of these elements do not increase as steeply as in the case of non-transition elements. The variation in ionization enthalpy, along a series of transition elements is much less in comparison to the variation along a period of non-transition elements. बेटा जो आपने पहला पैसेज लिखा है उसमें हमने लिखा कि अलोंग द सीरीज आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होनी है क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो रही है, डी ऑर्बिटल्स की स्क्रीनिंग पुअर होती है, आउटर एस इलेक्ट्रॉन को निकालने में दिक्कत होती है। आयनाइजेशन एनर्जी बहुत लेस सिग्निफिकेंट टॉपिक है डी ब्लॉक के लिए। लिखना जरूरी है कि इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स आ जाती हैं तो हमें पता हो। हमने कहा इनकी जो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी है, नॉन ट्रांजिशन मतलब एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के कंपैरिजन में बहुत इनसिग्निफिकेंट सा चेंज है, छोटा सा चेंज है, रादर इरेगुलर चेंज है, कोई रेगुलर पैटर्न ही नहीं है। लिखिए आगे, द इरेगुलर ट्रेंड इन फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी of the metals of 3D series
the irregular trend in the first ionization enthalpy of metals of 3D series, thou of little chemical significance, can be accounted for by considering that removal of one electron alters the relative energies of 4s and 3d orbitals. तो हमने कहा जो इरेगुलरिटी है ट्रेंड में फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की 3D सीरीज में, उसमें एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद रिलेटिव एनर्जी ऑफ 4s एंड 3d ऑर्बिटल में चेंज आता है। ये स्टेटमेंट क्या मायने रखती है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, वो अगले पैराग्राफ में आ रहा है। मैंने लेकिन यहाँ लिखा है कि इसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। स्कूल एग्जामिनेशन में ये डायरेक्टली पूछी जाती है, तो टेक्निकल टर्म बताओ, बाकी किसी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी में स्मॉलर चेंज क्यों आ रहा है वो समझना है। लिखिए, आफ्टर रिमूविंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s ऑर्बिटल, after removing an electron from 4s orbital, reorganization of unpaired electron is involved. Reorganization of unpaired electron is involved, and reorganization energy is released. Variation of reorganization energy is irregular. And it depends upon nuclear force of attraction and availability of unpaired electrons in 3D orbitals. तो बेटा हमारे पास 3D और 4s की एनर्जी डिफरेंस कम होने के कारण एक नया फीचर नजर आता है जो सिमिलर सा पैटर्न है जो एक्सचेंज एनर्जी आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं। सिमिलर पैटर्न है, सेम नहीं है। हमारे पास इसमें इसे एक्सचेंज एनर्जी ना कह के रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी कह रहे हैं। इसका मतलब है कि जब तक s में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तब तक वो अपनी ऑर्बिटल में है। आपने जब पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो जो दूसरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा वो रीऑर्गेनाइज करता है अपने आप को 3D ऑर्बिटल में। 3D ऑर्बिटल में जाने पर कितनी एनर्जी रिलीज होगी वो डिपेंड करेगा कितनी जगह उसके लिए खाली है, कितनी पॉसिबल ओरिएंटेशंस हैं और न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी है। ये रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी कोई डिफाइंड वैल्यू नहीं है,
कि मैं सोच पाऊं 3 है तो ज्यादा होगी या 5 है तो ज्यादा होगी। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, चेंज इन एनर्जी, चेंज इन न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनर एटमॉस्फेयर। तो ये एक जस्ट कंसेप्ट है इरेगुलरिटी को एक्सप्लेन करने के लिए, राइट। ये कहते हैं कि आपके पास क्योंकि n-1d और ns का एनर्जी डिफरेंस छोटा है, तो जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं आउटर एज से, तो जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन बचता है वो रीऑर्गेनाइज करता है खुद को, और उस रीऑर्गेनाइजेशन से जो एनर्जी रिलीज होती है उसके कारण एलिमेंट की स्टेबिलिटी चेंज हो जाती है। उस चेंज इन स्टेबिलिटी के कारण आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी चेंज हो जाती है, राइट। नोट कीजिए। लिखिए आगे। By using values of ionization energies, by using values of ionization energies, we can comment on the stabilities of nickel and platinum in +2 and +4 oxidation state respectively. In +2 and +4 oxidation state respectively.
बेटा आयनाइजेशन एनर्जी का जो इससे पहले मैंने लिखवाया उसका सारा फोकस स्कूल एग्जाम था कि आयनाइजेशन एनर्जी ट्रेंड इरेगुलर है, 4s और 3d में इलेक्ट्रॉनिक इंटरचेंज होता है। जब एक बार 4s एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, उस पर्टिकुलर रीऑर्गेनाइजेशन की वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है वो रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी है। और रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी की कोई वैल्यू डिफाइंड नहीं है और उसका कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी भी इरेगुलर है। अब ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, हमारे पास एक कॉमन स्टेटमेंट देखी जाती है एंट्रेंसेस के क्वेश्चन में, K2PtCN6 exist and K2NiCN6 does not exist। तो K2NiCN6 या K2PtCN6 में प्लैटिनम और निकल +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। प्लैटिनम 2 और 4 दोनों में स्टेबल है, पर 4 में निकल से कंपैरेटिवली मोर स्टेबल है। उसकी वजह है आयनाइजेशन एनर्जी 1 और आयनाइजेशन एनर्जी 2 का सम टोटल निकल में कम है, प्लैटिनम में ज्यादा है, और चारों का सम टोटल प्लैटिनम में कम है, निकल में ज्यादा है। निकल की ये वैल्यू प्लैटिनम से लगभग 2000 किलो जूल ज्यादा है, इसलिए निकल +4 स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, प्लैटिनम करता है। निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम सेम ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल को बिलोंग करते हैं, लेकिन निकल के कंपाउंड +2 में ही अबंडेंस में है, +4 में रेयर अक्रेंस है। प्लैटिनम के कंपाउंड +2 और +4 में दोनों में है, +4 में बहुत कॉमनली एग्जिस्ट करते हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपने पढ़ा कि जब +2 में होते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और +4 में होते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6, क्योंकि ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा ज्यादा CFSE रिलीज होगी और आयनाइजेशन एनर्जी को कंपनसेट करना आसान हो जाएगा। राइट, नोट कीजिए डेटा किसी एग्जाम के लिए नहीं है, सिर्फ अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए है कि अच्छा ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है। मैंने अभी हैंड रेज नोटिस किया, रमनदीप आपका बीच में था, बताइए क्या पूछना चाह रहे थे आप? तो वो प्रीवियस पेज पे था कि जो IE1 एंड IE2 लिखा था वो मतलब क्या मतलब था उसका? उसका मतलब था कि हम उन दोनों एलिमेंट की फर्स्ट आयनाइजेशन के लिए और सेकंड आयनाइजेशन के लिए कॉन्फ़िगरेशन चेक कर रहे थे। तो हमने कहा फर्स्ट आयनाइजेशन में नॉर्मल ग्राउंड स्टेट है, सेकंड आयनाइजेशन के टाइम पर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन s में रह गया जो रीऑर्गेनाइज करता है खुद को, उसकी वजह से रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी रिलीज होती है और आयनाइजेशन एनर्जी का डाटा इरेगुलर हो जाता है। ओके सर। आपने भी हैंड रेज करा था कुंवर या पहले का ही था वो? कुंवर बताइए। सर मैंने पूछ रहा था कि हमने जैसे कहा था कि प्लैटिनम बहुत ही अनरिएक्टिव मेटल है, वेरी ट्रू। तो फिर उसका जो आयन होना चाहिए वो तो हाईली रिएक्टिव होना चाहिए ना? ठीक है, इसीलिए प्लैटिनम के कंपाउंड जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के बावजूद कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में एग्जिस्ट करते हैं। और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में क्योंकि प्लैटिनम इनिशियली लेस रिएक्टिव है, इसलिए उसकी फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का सम टोटल निकल से ज्यादा है। राइट, निकल से ये एनर्जी ज्यादा है, लेकिन वंस इट लूजेस इलेक्ट्रॉन्स, तो जो रीऑर्गेनाइजेशन के कारण नया फैक्टर जनरेट होगा, वहां सम टोटल ऑफ 4 आयनाइजेशन एनर्जी प्लैटिनम की निकल से कम है। इसलिए प्लैटिनम के पास +4 में एग्जिस्ट करने की बेटर एबिलिटी है देन निकल। ओके सर। नेक्स्ट लिखिए, वी कैन कंपेयर values of IE1 and IE2
for some transition metals, where configuration contributes in the comparison of their ionization enthalpies. हमने कहा ट्रांजिशन मेटल में आयनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड हाईली इरेगुलर हैं, हम फिर भी कुछ ट्रेंड को कंट्रीब्यूशन ले सकते हैं फ्रॉम कॉन्फ़िगरेशन, कुछ ट्रेंड्स को एक्सप्लेन किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ये ट्रेंड है हमारे पास एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन वाले एलिमेंट्स कॉपर, क्रोमियम में, जहां पर हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन का फैक्टर काम कर रहा है। हमने कहा क्रोमियम के पास हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी के ऊपर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो वो उस एक इलेक्ट्रॉन को जल्दी लूज करके स्टेबल होना चाहेगा, तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी 1, वेनेडियम जो उससे छोटा है, वेनेडियम जो उससे बड़ा है, और मैंगनीज जो उससे छोटा है, दोनों से कम है। लेकिन सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी के टाइम क्रोमियम के पास हाफ फील्ड स्टेबिलिटी आ गई, अब वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करना चाहता, तो उसकी IE2 की वैल्यू इन दोनों से ज्यादा है। सिमिलर पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड विद कॉपर, जहां पर फुली फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए कॉपर एक इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, और आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूवल बिकम्स डिफिकल्ट, क्योंकि अब वो फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर चुका है, इसलिए वो स्टेबल हो गया और इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करना चाहेगा। नोट कीजिए। कोई कंफ्यूजन है भविष्य? फिर इसमें IE3 का क्या होएगा अगर हम देखें? IE3 का कमेंट ऐसे कर नहीं पाएंगे, बट फिर भी मैंगनीज की वैल्यू जो होगी वो कम हो जाएगी, वो ऑलरेडी कम है। उसमें आपके पास 3D3 के पास सर्टेन स्टेबिलिटी होगी, लेकिन अगेन डाटा बेस हो जाएगी कि वो बहुत छोटा हो गया या बहुत बड़ा हो गया। हाँ जी रमनदीप बोलो। तो जब हम जिंक एंड कॉपर को कंपेयर कर रहे हैं, तो फिर जो जिंक के पास एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो क्रोमियम एंड मैग्नीशियम को कंपेयर करते हैं, तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो वो दोहरा लो। फिर क्रोमियम एंड मैग्नीज को हम कंपेयर कर रहे हैं,
तो फिर जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो मैंगनीज के पास एक इलेक्ट्रॉन बचता है, वो इलेक्ट्रॉन रीशिफ्टिंग में एनर्जी रिलीज करेगा, करेक्ट है। तो सर उसके कारण से नहीं हो सकता था कि ऑर्डर वापस से सेम ही आता? नहीं नहीं, आपके पास रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी उसके जो चेंज को है वो छोटा बड़ा करेगी, लेकिन D5 तो ऑलरेडी फुली हाफ फील्ड स्टेबल हो गया ना। रीऑर्गेनाइज होने के बाद भी मैंगनीज तो D6 में ही आएगा। ओके सर। हाँ जी। तो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक रेडियस, रेगुलर ट्रेंड्स नहीं है। यही मैं आपको क्लास शुरू करने से पहले कह रहा था कि एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में हमारे पास कुछ रेगुलर ट्रेंड्स हैं जो पीरियोडिक बॉन्डिंग रिडॉक्स को सपोर्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शनल बिहेवियर्स हैं जो इन एलिमेंट्स में देखे जाते हैं। उनमें कुछ ऑर्डर एक्सप्लेनेबल हैं और कुछ ऑर्डर नहीं है। लिखिए अगली प्रॉपर्टी, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट में तो सबसे ज्यादा किस लिए जाने जाते हैं? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, पॉपुलर ही इस काम के लिए। लिखिए, one of the notable features of transition metals, one of the notable features of transition elements is the great variety of oxidation states. These may show in their compounds. हमने कहा ये एलिमेंट्स ग्रेट वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। ये इनका एक नोटेबल फीचर है जिसके कारण ये बाकी एलिमेंट से डिस्टिंग्विश होते हैं। देखिए, द एलिमेंट्स विच गिव द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स, द एलिमेंट्स विच गिव द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स occur in or near the middle of the series. Occur in or near the middle of the series. Manganese, for example, exhibits all the oxidation states from +2 to +7. यहां आपने इस स्टेटमेंट को समझना है। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स है, हाईएस्ट नहीं लिखा है। इसका मतलब वैरायटी की बात कर रहे हैं। +2 से लेकर +7 तक लगभग हर ऑक्सीडेशन स्टेट में मैंगनीज कंपाउंड बनाता है। तो हमने कहा मिडल ऑफ द सीरीज तक पहुंचते पहुंचते अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाईएस्ट हो चुके होते हैं और आउटर एस और N-1d दोनों पार्टिसिपेट कर पाते हैं, इसलिए हर ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है। 2, 3, 4, 5, 6, 7 मैंगनीज एंड क्रोमियम, ये जो मिडल ऑफ द सीरीज के आसपास के एलिमेंट हैं, इनके पास सबसे ज्यादा वेरिएशन ऑक्सीडेशन स्टेट में देखने को मिलती है। लिखिए आगे, द लेसर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स at the extreme ends observed,
either due to few electrons, either due to few electrons to lose or share ये हम बात कर रहे हैं पहले दो एलिमेंट्स स्कैंडियम और टाइटेनियम और उसके जैसे उनके ग्रुप्स के एलिमेंट्स की। हमने कहा लेसर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स एक्सट्रीम एंड्स पर है। अभी हम स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं स्कैंडियम और टाइटेनियम के पास बहुत थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए वो थोड़ी ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। लिखिए, और टू मैनी डी इलेक्ट्रॉन्स hence few orbitals available hence fewer orbitals are available in which they can share electrons with others for higher valency, for higher valency. हमने कहा या तो स्टार्टिंग वाले एलिमेंट या लास्ट वाले एलिमेंट की बात करें तो उनके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स बहुत लिमिटेड है। फर्स्ट वालों के पास इसलिए लिमिटेड है कि इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। लास्ट वालों के इतनी ज्यादा पेयरिंग हो चुकी है कि अवेलेबल ऑर्बिटल्स ही नहीं है जिन्हें वो शेयर करवा सके। लिखिए आगे, द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट्स of reasonable stability, maximum oxidation states of reasonable stability correspond in the value to the sum of S and D electrons up to manganese. बेटा पेपर में ऐसे लिख कर देते इसलिए लिखा है मैंने। टाइटेनियम के सर पे +4 रोमन में, वेनेडियम के सर पे +5 रोमन में, क्रोमियम में 6, मैंगनीज में 7। राइट, हमें जब एकदम से एब्रप्टली ये देखने को मिलता है तो हमें लगता है वी क्या लिख दिया। राइट, वी आर नॉट एबल टू कनेक्ट, क्योंकि हमें हैबिट नहीं है, हम ऑक्सीडेशन नंबर +4 +5 ऐसे लिखते हैं। राइट, लेकिन ट्रांजिशन मेटल में ऐसा पैटर्न दिया जाता है, इसलिए दिया है। हमने कहा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट अप टू मैंगनीज देखी जाती है और उसमें क्या करते हैं, NS और N-1D का सम कर देते हैं। टाइटेनियम में ये 4 इलेक्ट्रॉन है, वेनेडियम में ये 5 इलेक्ट्रॉन है, NS2 N-1D3, और क्रोमियम में ये 6 इलेक्ट्रॉन है और मैंगनीज में ये 7 इलेक्ट्रॉन है। जब हम ये बात लिख रहे हैं तो हम कौन से ग्रुप की बात कर रहे हैं, हम 3D सीरीज की बात कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं 3D सीरीज में ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखने को मिलती हैं अप टू मैंगनीज, और ये ऑक्सीडेशन स्टेट सम टोटल ऑफ NS और N-1D के इलेक्ट्रॉन्स को इंडिकेट करती है। नोट कर लिया सबने? लिखिए आगे, एन इंटरेस्टिंग फीचर इन देयर वेरिएबिलिटी, an interesting feature in the variability of oxidation states of D block
is noticed among the groups four to 10 क्या वेरिएशन देखने को मिलती है वो आगे लिख रहे हैं. Although in the P block the lower oxidation states are favored, the lower oxidation states are favored by heavier members due to inert pair effect. But opposite is true. But opposite is true in the groups of D block. हम क्या कहना चाहते हैं? ग्रुप 13 बोरॉन फैमिली में बोरॉन एल्यूमिनियम +3 में है, गैलियम इंडियम थेलियम में +1 स्टेबल हो जाती है, कार्बन फैमिली में कार्बन सिलिकॉन +4 में है, जर्मेनियम टिन और लेड में +2 भी अपीयर हो जाती है, नाइट्रोजन फैमिली में फास्फोरस 5 में है, जबकि आर्सेनिक एंटीमनी और बिस्मथ में +3 भी स्टेबल हो जाती है. तो हायर एलिमेंट्स में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट है. लेकिन ट्रांजिशन मेटल में ऐसा नहीं है. आपने कोऑर्डिनेशन में भी पढ़ा था कि 5D के पास हायर CFSE होती है, 4D के पास 3D से ज्यादा स्टेबल होती है, इसलिए वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं. लिखिए आगे. फॉर एग्जाम्पल in group 6 molybdenum and tungsten ब्रैकेट्स में रोमन में ऑक्सीडेशन नंबर लिखा है, molybdenum and tungsten 6 are found to be more stable than chromium 6. Thus, chromium 6 in the form of dichromate. Thus, chromium 6 in the form of dichromate in acidic medium is a strong oxidizing agent. Whereas molybdenum trioxide and tungsten trioxide MoO3 and WO3 are not. तो हमने यहाँ क्या लिखना चाहा कि +6 ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम, टंगस्टन और मॉलिब्डेनम तीनों में देखी जाती है, लेकिन क्रोमियम का कंपाउंड +6 में जो पॉपुलर है डाइक्रोमेट फॉर्म में, वो एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वही होता है जो अनस्टेबल होता है, इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, लेकिन मॉलिब्डेनम और टंगस्टन में ऐसा देखने को नहीं मिलता. They can easily, they are stable with the +6 oxidation state. तो वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल हैं और आसानी से एग्जिस्ट करते हैं. तो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट में हायर में 4D 5D मोर स्टेबल है,
3D लेस स्टेबल है, जबकि हमारे पास हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में पी ब्लॉक में इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है, जिस कारण वो रिवर्स ट्रू हो जाता है। क्लियर है? तो यहां हमने आज यही करना है, बाकी हम अगली क्लास में करेंगे। कुछ रहता है इसमें, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट में टाइम लेगा। हाँ जी भविष्य बोलिए। ये क्रोमियम वाला इनर्ट इफेक्ट की वजह से है? नहीं नहीं, इनर्ट पेयर इफेक्ट कोई नहीं है। इनर्ट पेयर इफेक्ट तो पी ब्लॉक में लगता है, यहाँ कुछ नहीं। यहाँ इनका बिहेवियर ही है, एनर्जी का फैक्टर है कि हायर एटम में मोर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के बावजूद उनके पास एनर्जी ज्यादा रिलीज हो जाती है। जब वो कंपाउंड बनाते हैं, स्ट्रॉन्गर कंपाउंड बनाते हैं, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में वो ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं। चलिए बाकी अगली क्लास में करते हैं। प्लान करते हैं कि अगर हमें कोई एक्स्ट्रा टाइम लेना है असाइनमेंट के लिए तो वो करेंगे, नहीं तो मुझे लगता है आधा घंटा लगाकर हम सैटरडे ही कर लेंगे, इससे ज्यादा टाइम चाहिए नहीं उसमें। सो वी विल वर्क ऑन असाइनमेंट ऑन सैटरडे एंड देन वी कंटिन्यू विद डी ब्लॉक।